गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे और परसेंटेज में क्या आंसर है, परसेंटेज में हमने स्पेशल केस ऑफ सर्कल पढ़ लिए थे। सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस पे जो केसेज बनते हैं वो मैंने करा दिए थे आपको, ठीक है। आज हम परसेंटेज में करेंगे बेटा सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब होता है कोई वैल्यू इंक्रीज होगी उसके ऊपर फिर इंक्रीमेंट। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ बेटा, जैसे मैं कहूँ कि एक गांव की पॉपुलेशन 20% से इंक्रीज बाय 20%, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 20%, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज्ड बाय 40%। यानी जो इंक्रीज हुआ ना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर उस इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट लगा है, और थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 60%, मतलब फिर जो इंक्रीज हुआ था उस पर 60% लगा है। यानी सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज का मतलब क्या है बेटा, जो इंक्रीज वैल्यू हुई है उस पे इंक्रीमेंट, या फिर जो वैल्यू डिक्रीज हुई है उस पे डिक्रीमेंट। समझ आई बात? तो कॉन्सेप्ट है बेटा सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज का। पहला क्वेश्चन एक छोटा सा बता रहा हूँ कि आपको चेंजेज किस प्रकार से करने हैं। एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद एक चीज़ बता रहा हूँ वो समझ आएगी। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में अंतर का कहाँ पे दे सकता है। एक क्वेश्चन लिखो, इफ़ numerator of a fraction increased by 40%, if numerator of a fraction increased by 40% and denominator decreased by 30%, and denominator decreased by 30%, and denominator decreased by 30%, then fraction becomes 6/7. Then fraction becomes 6/7. Find original fraction. Find original fraction. Find original fraction. देखो बेटा, मैंने ये कहा कि कोई भी एक फ्रैक्शन है, x/y की फॉर्म में है, a/b की फॉर्म में कोई भी एक फ्रैक्शन है, उसके अगर न्यूमरेटर में हम इंक्रीज करते हैं 40% का, तो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन होता है ना बेटा वो कितने परसेंट होता है? 100% होता है। न्यूमरेटर भी 100% और डिनोमिनेटर भी 100%। तो 40% इंक्रीज करेंगे न्यूमरेटर में तो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? 140%। और डिनोमिनेटर में इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितने डिक्रीज कहा था क्या? कितने परसेंट डिक्रीज? 30%। तो 30% डिक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 70%। ऐसा करने पर हमें जो फ्रैक्शन मिलता है वो मिलता है बेटा 6/7। यही कहा था मैंने। ऐसा करने पर हमें जो फ्रैक्शन मिलता है वो क्या मिलता है? 6/7। हमें ये बताना है कि ये फ्रैक्शन क्या था बेटा, ये x/y क्या था, x/y क्या था। तो x/y निकालेंगे यहाँ से, तो बेटा क्या करेंगे हम, डायरेक्ट 6/7 है उसकी मल्टीप्लाई में ये जो परसेंटेज चेंज हमने किया है, जो न्यूमरेटर में किया है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में किया है वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 70 अपॉन में कितना? 140। काटेंगे तो बेटा ये कट जाएगा 10 पे, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कटेगा 3 पे, और ये कटेगा 7। आंसर आ जाएगा 3/7। x/y की जो वैल्यू है वो क्या है? 3/7। यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था अपने पास? 3/7 था। 3/7 में ये चेंजेज करोगे ना तो क्या होगा? 6/7 होगा। इसका मतलब देखो मैंने क्यों ये क्वेश्चन तुम्हें कराया वो चीज़ समझो। मैंने क्यों कराया ऐसा, देखो मैंने है ना ओरिजिनल जो चीज़ थी उसको क्या रखा? गायब रखा, और रिजल्ट आपको बताया। मैंने क्या बताया आपको? रिजल्ट, कि ओरिजिनल के साथ ये करने पर है ना रिजल्ट आपको ये मिलता है। मैंने ये कहा क्वेश्चन में, यानी ओरिजिनल के साथ ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है बेटा, ओरिजिनल जो वैल्यू है उसके न्यूमिनेटर में ये परसेंटेज डिक्रीज करो, डिनोमिनेटर में ये परसेंट इंक्रीज करो,
तब आपको जो रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है। तो आप मुझे ओरिजिनल बताओ, आप क्या बताओ, ओरिजिनल। तो आपने जो ऑपरेशन लगाया ना बेटा वो ध्यान रखना है बस, और वो ऐसे ध्यान रखना है अब से कि ज़िंदगी में कभी भूलना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन कराया कि देखो मुझे ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो मेरे पास रिजल्ट था और जो उसने परसेंटेज चेंजेज कराए थे ना उस पर वो ऑपरेशन उल्टा लगा दिया कि जो न्यूमरेटर में चेंज था वो मैंने डिनोमिनेटर में किया, और जो डिनोमिनेटर में चेंज था वो न्यूमरेटर में किया, और आंसर मेरा क्या आ गया 3/7। और ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है बेटा, मैं कुछ नया बना के नहीं बता रहा हूँ। देखो x/y को इधर रखेंगे, ये उस तरफ जाएंगे तो ये इधर जो गुणा भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, यही होगा ना, उधर जाके पलट जाएंगी वैल्यू। तो कुछ नया नहीं बताया है मैंने, ये चीज़ मैंने रिवाइज कराई है आपको, ये कॉन्सेप्ट ध्यान दिलाया है कि पहले ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पॉपुलेशन वाले, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज वाले। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेटा आपको है ना वो रिजल्ट भी दे सकता है और ओरिजिनल पूछ सकता है। जब रिजल्ट दे तो आप क्या करोगे, ये वाला काम, न्यूमरेटर में जो चेंज वो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जो चेंज न्यूमरेटर में, उल्टा कर देना है, ठीक है। परसेंटेज चेंज को क्या कर देना है, उल्टा। अगर हमें रिजल्ट दिया है और ओरिजिनल निकालना है, और हमें ओरिजिनल दिया है, ओरिजिनल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा। और हमें ओरिजिनल क्या किया है, उसने दे रखा है, और हमें रिजल्ट निकालना है तो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो बात समझ आ जाएगी जो मैं कह रहा हूँ। लिखो, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन is 24,000 in first year population of town reduced by 10%. In first year population of town reduced by 10%, and second year population decreased by 20%, and second year population decreased by 20%, and third year it reduced by 25%. सेकंड फिर से लिखो, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 24,000, फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन ऑफ टाउन रिड्यूस्ड बाय 10%, सेकंड ईयर पॉपुलेशन डिक्रीज्ड बाय 20%, and third year reduced by 25%. Find population of town after 3 year. तो उस कस्बे की 3 साल बाद की जनसंख्या बताएं क्या है। अब देखो एक बार मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो एक बार। देखो बेटा, मैंने ये कहा कि एक पॉपुलेशन ऑफ टाउन है वो 24,000 है, यानी वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी है, 24,000 है। यानी मैंने 100% आपको बताया बेटा कितना है, 24,000 है। कितना है, 24,000। अब मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर में क्या चेंज होता है, बताना एक बार बोल के है। फर्स्ट ईयर में चेंजेज क्या हुए, 10% पहले साल में 10% रिड्यूस हो गई पॉपुलेशन। तो पहले साल रिड्यूस होगी तो बेटा 100% थी, 10% से रिड्यूस होगी तो कितनी हो जाएगी, 90%। तो हमें निकालना है कि 90% अब की साल में कितनी होगी। तो 24,000 गिवन से क्या करते हैं बेटा, डिवाइड, और आस्किंग से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक, ये एक साल गया आगे, फिर दूसरे साल चेंज, फिर तीसरे साल चेंज। यानी ये क्या चेंजेज, कौन से चेंजेज हैं, सक्सेसिव चेंजेज हैं। अब जो रिजल्ट आएगा ना उस पर फिर से चेंज ऐसे ही लगेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर फिर चेंज लगेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर चेंज लगेगा। इसी तरह से चेंजेज होते रहेंगे। तो इन जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हो रहे हैं लगातार बेटा, इसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव
डिक्रीमेंट या सक्सेसिव इंक्रीमेंट, सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज, ठीक है। क्रमागत बढ़ना और क्रमागत घटना लगातार, ठीक है, समझ आई है बात। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करूं कि यहाँ से रिजल्ट निकालूं, उसके बाद फिर उस पर इंक्रीमेंट लगाऊं, फिर रिजल्ट निकालूं, उसके ऊपर इंक्रीमेंट लगाऊं, या फिर डायरेक्ट सोल्व कर दूं। डिक्रीमेंट का है सॉरी क्वेश्चन के अंदर, तो पहले जो आंसर आए वो ओरिजिनल था, उसके बाद वैल्यू आई फर्स्ट ईयर की जो डिक्रीज हो गया, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें देखेंगे सेकंड ईयर में डिक्रीज होने के बाद कितनी रहेगी, फिर जो वैल्यू आएगी उसके बाद देखेंगे थर्ड ईयर में डिक्रीज होने के बाद कितनी रहेगी, और फिर जो आएगा वो अपना आंसर है। इसको ऐसे सोल्व करने की बजाय मैं डायरेक्ट ये कर दूं बेटा कि 24,000 मेरी ओरिजिनल है और ये वैल्यू क्या है 100% है। कितनी परसेंट है 100। हम मुझे चेंज क्या करना है डिक्रीज, कितना 10%। तो फर्स्ट ईयर में जो डिक्रीज हुआ तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 90, यानी गिवन था 100 और आस्किंग क्या है 90%, यानी 100% मुझे दिया था, 90% मुझे निकालना है, तो 90/100 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा बेटा नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट ईयर है 20% रिड्यूस तो 80/100 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 25%, तो ये 75 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा कि आप 24,000 से अब पॉपुलेशन कितनी रहेगी वो रिजल्ट आएगा। समझ आई है बात। अब जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्ट वही रिजल्ट आएगा कि 3 साल के बाद प्रभावित जनसंख्या कितनी है। 3 साल के बाद डिक्रीजमेंट हमने लगाते गए हैं लगातार, अब जो जनसंख्या बच गई है 3 साल बाद वो आएगी। समझ आ गई है बात। तो इसको सोल्व कर दो। अब बस 1 0 से ये 0 कैंसिल बेटा, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल बेटा, इस 0 से ये 0। आप 25 को काटोगे, 25 से इसको डिवाइड करोगे तो 25 24 4 जा 3 जा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8। अब 9 दूनी 18 और 18 तिया कितना होता है बेटा 54 54, और इनटू में हमें करना है 240 से मल्टीप्लाई। 54 को मल्टीप्लाई करना है 240 से, 54 को मल्टीप्लाई करना है 240 से, तो 0 की 0 लग जाएगी। 24 की टेबल चलाओ। हाँ जी हाँ कोई बात नहीं है, वही बात है। 24 की टेबल चलाओ बेटा 4 तक, 24 की टेबल 4, 24 4 जा कितना होता है 24 चौके कितना होता है 96, कैरी कितना बेटा, और 24 पंजे कितना होता है 120, और 9 कितना हो जाएगा बेटा 129, तो 12,960 आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा आंसर 12,960। 24,000 थी, अब घट के कितनी रह गई है 12,960। ये सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज को सोल्व करने का तरीका है। समझ आई है बात। किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं, अब एक और क्वेश्चन करवा दें, ऐसे लिखो दो एक और क्वेश्चन। A person has certain amount in his account. A person has certain amount in his account. He withdraw 20% of the amount. He withdraw 20% of the amount. He again withdraw 25% of rest amount. He again withdraw 25% of rest amount. He again withdraw 30% of rest amount. He again withdraw 30% of rest amount. Now he left 2,100 rupees in his account. 100. Now he left 2,100 rupees in his account.
find initial amount in his account, find initial amount in his account। तो उस आरंभिक जो अकाउंट के अंदर अमाउंट था वो ज्ञात करें, स्टार्टिंग में कितना पैसा था उसका। तो देखो एक बार ये भी क्वेश्चन भी मैं सोल्व करा देता हूँ बेटा, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप करते रहना। देखो एक बार मैंने ये कहा है कि एक व्यक्ति है और उसके पास कुछ पैसे हैं अकाउंट में, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है, हमें ये नहीं पता कितने हैं, और वो कुछ विड्रा करता है अपने अकाउंट से। विड्रा का मतलब होता है बेटा निकालना, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जमा करना, ठीक है। विड्रा करता है पैसे, और कितने % विड्रा करता है बेटा, अगर मैंने मान लिया कि उसके अकाउंट में X रुपये हैं या कुछ भी है, उसके अकाउंट में कुछ भी है, तो वो विड्रा करता है। अगर ये कुछ भी है ना यहाँ पे, तो 100% है, 100% है कि नहीं है। अब कितने विड्रा करता है, 20%, तो 80 हो जाएगा। इनटू में फिर से विड्रा करता है तो 75/100 हो जाएगा। उसके बाद फिर से विड्रा करता है तो ये 70/100 हो जाएगा। और फिर जो रिजल्ट आता है ना बेटा, जो ये विड्रा करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, 2100 रुपये आता है। क्या आता है, 2100 रुपये। इसका मतलब क्या है बेटा, उसने रिजल्ट हमें दिया है और ओरिजिनल हमसे पूछा है, तो परसेंटेज क्या करोगे, उल्टा। क्या करोगे, उल्टा, ठीक है। यानी 2100 इंटू में क्या करोगे, 100/80, इंटू में 100/75, इंटू में 100/70। जीरो से इस जीरो को कैंसिल करोगे, 25 से काटोगे बेटा 4, 3 से कटेगा, 0 से 0, 7 से कटेगा बेटा 100 पे, और कुछ रह गया 8 से, 5 से कटेगा कितना बेटा, 50, और आगे 2 जीरो और लगा दो, 5000 रुपये क्या है, आंसर है। यानी स्टार्टिंग में उसके अकाउंट में कितने रुपए थे बेटा, 5000 रुपये थे। इनिशियली अमाउंट जो उसके अकाउंट में था वो कितना था, 5000 रुपये। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है कि सर आपने उल्टा क्यों कर दिया, तो मुझे बताओ। उसने रिजल्ट हमें दिया था कि 2100 रुपये अब बचे हैं उसके अकाउंट में, तो प्रारंभ में कितने थे, इनिशियली अमाउंट क्या था उसके अकाउंट में, वो निकालना है। तो वैसे भी बेटा देखो इस तरफ ये सारी की सारी चीज़ें जाएंगी तो पलट जाएंगी, और जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। और वैसे मैंने रिजल्ट पहले बता दिया है, अगर रिजल्ट दिया है और हमसे ओरिजिनल पूछा है तो परसेंटेज को क्या कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करा दूँ ऐसा ही, चलो लिखो। आनंद bought a shirt a trader offered him two successive discount of 15% and 10%. 15% and 10%. Anand paid 2,295 rupees. Anand paid 2,295 rupees for buying the shirt. Find MRP या मार्क प्राइस ऑफ शर्ट। फाइंड MRP या मार्क प्राइस ऑफ शर्ट। मार्क प्राइस ही लिख लो, फाइंड मार्क प्राइस ऑफ
शर्ट, तो शर्ट का मार्क प्राइस ज्ञात करो, MRP ज्ञात करो। देखो बेटा, कितना आ गया? ठीक, देखो कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन में, MRP का हमें पता नहीं है MRP क्या है, ठीक है। लेकिन उसने जो दुकानदार ने हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दी, डिस्काउंट का मतलब क्या है? कम करके देना होता है। डिस्काउंट का मतलब तो सब समझते होगी ना, मार्क प्राइस से कम करके देना होता है। सक्सेसिव 2 डिस्काउंट दिए, तो यानी जो ये वैल्यू वो 100% है। पहला उसने डिस्काउंट दिया 15% का, तो 85% उसको क्या करना पड़ेगा? पे, पहले डिस्काउंट के लिए। फिर दूसरा डिस्काउंट उसने दिया सक्सेसिव कितने % का बेटा? 10%, तो 90% पे करना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद वो जो पे करता है वो कितना करता है? 2295 रुपये पे करता है, ठीक है। रिजल्ट उसने दिया है और ओरिजिनल हमसे पूछा है, तो ओरिजिनल निकाल दिया नहीं, हमें ओरिजिनल निकालना है। तो रिजल्ट दिया है तो हम क्या करते हैं? परसेंटेज को उल्टा करते हैं बेटा। 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 85, और 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? 90। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 से काट के देखो बेटा, 9 से कट जाएगा क्या? 5 2 7 दोनों कट जाएगा। 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, बचेगा कितना? बचेगा कितना? 18 4 22, 4 बचेगा, 9 पंजे कितना? 45, बचेगा कितना? 4, 9 पंजे कितना? 45, 255। 85 से फिर कटेगा, कितने पे कटेगा? 5 8 3 24, 5 3 15, 3 पे कट रहा है। 85 एक कम 85, और 85 85 3 जा होता है 255। आप आराम से करके काट लेना 5 से। 85 तिया 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 1 25, 255 होता है, ठीक है। काटोगे तो 3 पे, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना? 100, और फिर किसके साथ? 10 के साथ, तो आ जाएगा 300 इंटू में 10 करोगे तो कितना? 3000 रुपीज़ आंसर। यानी स्टार्टिंग में जो MRP था वो कितना था? 3000 रुपीज़ का, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आप, अब इस तरह के क्वेश्चन मेरे ख्याल से सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज के क्वेश्चन आप कर लोगे, और कराने की ज़रूरत है? कर लोगे पक्का? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलें हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट परसेंटेज में देखेंगे बेटा, वोटिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ोगे? वोटिंग से। वोटिंग का मतलब क्या? जो हम करते हैं ना वोटिंग, वोटिंग का मतलब जो वोट डालना, वोट डालने के लिए मम्मी पापा अड़ोस पड़ोस के आदमी गए हैं, कभी ना कभी देखा होगा आपने, वोट डालने के लिए जाते हैं। तो वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, और किस किस पैटर्न पे बनते हैं मैं आपको वो चीज़ से पहले अवगत करा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट से। उसके बाद इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, समझ आई है बात? देखो, सबसे पहले किसी गांव की जब वोटिंग होती है तो बेटा वहाँ पे जितने वोट डालने वाले हैं ना गांव के अंदर, जो लिस्ट है वो अपने आप में 100% है। कितने % है? 100% है। यहां से 2 चीज निकलेंगी बेटा। क्या? एक वो वोट जो बेटा वैलिड वोट है, और एक वो वोट जो बेटा इनवैलिड वोट है। मतलब क्या? जिनका वोट तो बन गया है, लिस्ट में नाम नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी लगाओ, इनवैलिड है, वोट बन गया है लेकिन डाल नहीं पाए, इनवैलिड वोट है वो, ठीक है। तो यानी यहाँ से निकलेगा इनवैलिड और वैलिड वोट।
अब मुझे एक बात बताओ, जिसका वोट बना था और जो वोट डाल ही नहीं पाया उसका कोई अस्तित्व रह गया क्या? उस चुनाव के अंदर उसका तो महत्व ही खत्म हो गया। तो ये तो यहीं पे खत्म हो गया, इनवैलिड। तो अब बचा कौन है? वैलिड। वैलिड बचा है, ठीक है। वैलिड में भी क्या होता है बेटा? दो चीजें होती हैं, क्या? नोट कास्ट और कास्ट। कि कुछ जो मत डालने वाले होते हैं ना, वो अपना वोट डालने के लिए ही नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सरपंची के इलेक्शन होते हैं बेटा, कोई बाहर जॉब कर रहा है तो वोट डालने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वोट डालने के लिए नहीं पहुंचते हैं, नोट कास्ट, वोट नहीं डालते हैं, ठीक है, वोट डालने के लिए नहीं आएंगे। और कुछ क्या आएंगे? वोट डालने के लिए आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जो वोट डालने के लिए नहीं आए उसका उस चुनाव के अंदर कोई रोल रह गया? नहीं रह गया ना। तो इसका रोल भी क्या हो गया? खत्म। अब क्या रह गया अपने पास? वोट कास्ट करने वाले रह गए। अब हम अपना काम कर रहे हैं, मतलब हम सब वोट डाल रहे हैं, कास्ट करने वाले बैठे हैं। हम जब वोट कास्ट करेंगे तो बेटा ये भी दो कैटेगरी के अंदर बटेगा। यानी एक तो उस कैंडिडेट को, मतलब दो कैंडिडेट को वोट डल रहे हैं, दो कैंडिडेट का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम, दो कैंडिडेट को वोट डल रहे हैं। तो दो कैंडिडेट को वोट डल रहे हैं तो बेटा उसमें से डेफिनेटली एक जीतना है और एक हारना है। ये चीज़ भी तो स्वाभाविक होती है। और अगर बराबर रह गए तो सर, बराबर रह गए तो इलेक्शन कैंसिल, वापस से यही प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि सर बराबर रहेगी तो, ठीक है। तो दो केस बनेंगे, क्या? एक जो इलेक्शन जीतेगा और एक जो इलेक्शन हारेगा। यानी एक विनर और एक क्या होता है बेटा? लूजर। किस? लूजर। ठीक है, एक लूजर और एक विनर। अब बात ये कि विनर और लूजर हमें कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे इन वर्ड्स को, कि विनर कौन है और लूजर कौन है, यानी हारा कौन है और जीता कौन है। कैसे डिफाइन कर पाते हैं? हम डिफाइन कर पाते हैं बेटा वोटों के अंतर से। कैसे डिफाइन कर पाते हैं? वोटों के अंतर से, वोटों के डिफरेंस से। कब? देखो, स्टार्टिंग में जिस दिन हम वोट कास्ट कर दिए हमने, तो उसी दिन हम ये नहीं बता पाते हैं कि आज वो जीत गया है। कब बता पाते हैं? जब काउंटिंग होती है। कब बता पाते हैं? काउंटिंग होती है जब। कब बता पाएंगे? जब काउंटिंग होगी। अब काउंटिंग होगी ना, तब क्या देखा जाएगा बेटा? डिफरेंस ऑफ वोट्स देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? डिफरेंस ऑफ वोट्स। यानी वोट्स का जो डिफरेंस है बेटा वो क्या है, यानी अंतर है वोटों का, वो क्या है। तो ये कड़ी चलती है इलेक्शन के अंदर। ये चुनाव के अंदर जो क्वेश्चन बनता है उसमें ये कड़ी चलती है, और इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। समझ आ गई है बात? तो डिफरेंस ऑफ वोट से जो जीतेगा और जो हारेगा उसका हमें पता चलेगा। विनर और लूजर का जो डिफरेंस होगा उन मतों से, ठीक है। समझ आई है बात? तो एक दो क्वेश्चन पहले करा देता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई? चलो, अब यही चीज़ है ना, बहुत सारी चीज़ों पे और भी लागू होती है यहाँ से, और बहुत सारे, ये तो वोट का मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट और मतलब ऐसे ही बनते हैं जो ऐसे मतलब रिमेनिंग है ना, निकलता जाता है उसमें से कुछ। जैसे कि मैं किसी की इनकम पे बात करूँ, इनकम पे बात करूँ तो बेटा मैं ये कह दूँ कि किसी आदमी की जो इनकम है वो अपने आप में कितने % है? 100% है। किसी आदमी की इनकम जो है अपने आप में कितने % है? 100% है। और मैं ये कहूँ कि उसके खर्चे, एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो एक्सपेंडिचर की बात करते समय बेटा ये तो है नहीं कि कोई आदमी सारे के सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट करता होगा, एक ही जगह एक्सपेंड करता होगा, खर्चा करता होगा। अलग अलग खर्चे होते हैं आदमी के, ठीक है। मैं कहूँ कि बेटा 5% है ना, वो खर्च करता है किस पे? सॉरी 10% लगा, 10% खर्च करता है किस पे? टोटल सैलरी का रेंट ऑफ हाउस, मतलब रेंट ऑफ
हाउस मतलब मकान का किराया देने पर 10% एक्सपेंड करता है, खर्चा करता है। अब वो क्वेश्चन कहेगा रिमेनिंग, तो इस 10% का कोई मतलब रह गया उस सैलरी के अंदर? नहीं रह गया। तो 10% रिमेनिंग, 10% कम होने के बाद 100 में से रिमेनिंग कितना रह गया बेटा? 90%। फिर कहेगा कि फ्रॉम रिमेनिंग ही एक्सपेंड 5% ऑन एजुकेशन, या फिर लगा लो 10% ऑन एजुकेशन। 10% ही लगाओ क्योंकि 10% अब हमें ईजिली पता है निकालने का, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ए पर्सन एक्सपेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे 10% खर्चा करता है रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग कितनी है बेटा? 90, और 90 का 10% कितना होता है बेटा? 9। तो बच गया कितना बेटा? 81, ठीक है। अब कह देगा कि 10% ऑफ रिमेनिंग एक्सपेंड ऑन फूड। किस पे? फूड पे, खाने पे खर्चा करता है। रिमेनिंग के 10% खर्चा करता है किस पे? खाने पे। तो इसका 10% कितना बेटा? 8.1, और रिमेनिंग कितना रह गया? 81 में से 8.1 घटाओगे तो कितना रह गया बेटा? ये रह गया 9, और यहाँ पे कितना था? 10 में से 8 गया तो कितना? 72.9। रिमेनिंग कितना रह गया? 72। अब मैं कह दूं उसके पास जो पैसा बचा है ना, वो 7,290 रुपये बचे हैं। कितने बचे हैं? 7,290 रुपये बचे हैं। आप इनिशियल उसकी जो सैलरी थी वो बताओ, एक्सपेंडिचर ऑन फूड बताओ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बताओ, एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट बताओ। ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं बेटा, दिक्कत नहीं है। बस इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट से हमें सॉल्व करने हैं। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसको अलग करते चलना है, और जो हमारे काम की है क्वेश्चन के अंदर उसको अलग लेके चलना है। समझ आ गई बात? हमें कुछ भी पूछे हम सारी चीज़ निकाल सकते हैं। समझ आ गई? चलो तो एक क्वेश्चन लिखो, आ गई है तो समझ। लिखो, ए पर्सन स्पेंड 25% ऑफ टोटल इनकम। ए पर्सन स्पेंड 25% ऑफ टोटल इनकम ऑन रेंट। ही स्पेंड 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड आइटम्स। He spent 20% of remaining on food items. He spent 15% of remaining on education. 15% of remaining in education. Now he had left 5,100 rupees as saving. 5,100 as saving. Find expenditure on food items. Find expenditure on food items and also find income of that person. चलो ये क्वेश्चन कराते हैं, ज़्यादा लंबी होगी। देखो एक बार मैंने ये कहा बेटा
कि एक व्यक्ति है वो अपनी इनकम का, एक चीज़ और ध्यान रखनी है बेटा, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद, उसमें एक चीज़ समझ आ जाएगी। देखो पहले इसको करते हैं। कह रहा है कि एक इनकम, अपनी इनकम से एक पर्सन कितने परसेंट किस पे खर्च करता है, बोलते जाना एक बार। 25% खर्च करता है किस पे, रेंट पे। अब रिमेनिंग कितना रह गया बेटा, रिमेनिंग रह गया अपने पास कितना, 75%। अब इसका कितने परसेंट, 20%। 10% 75 का कितना बेटा, 7.5। 20% कितना, 15%। 15% यहाँ पे खर्च करता है, तो रिमेनिंग कितना रह गया बेटा, यहाँ पे 15% घटाएंगे तो कितना, 60%। कितना रह गया, 60%। 15 घटाओगे 75 में से नालायक हो तो कितने बचेंगे, 60। अब 60% रिमेनिंग है, और ये किस पे खर्च किए थे, फूड पे। अच्छा, अब इस रिमेनिंग का कितना खर्चा करता है, 15% ऑन एजुकेशन। तो 10% कितना बेटा, 6। 5% कितना, 3। तो एजुकेशन पे कितना हो गया टोटल, 9। एजुकेशन 9%, और रिमेनिंग कितना रह गया बेटा, 51%। अब वो कह रहा है कि उसके पास जो रिमेनिंग जो पैसे बचे हैं वो कितने बचे हैं, 51% की जगह कितने बचे हैं, 5100 रुपये बचे हैं। कितने पैसे बचे हैं, 5100 रुपये। तो कितने गुना वैल्यू है बेटा, 100 गुना। तो क्वेश्चन में रखा प्रत्येक मान कितने गुना है, 100। कुछ भी पूछे, सब कुछ 100 गुना है। वो पूछ ले एजुकेशन पे खर्चा तो 900 रुपये, पूछ ले फूड पे खर्चा 1500 रुपये, पूछ ले रेंट पे खर्चा 2500 रुपये, पूछ ले टोटल इनकम तो 10 कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। और पूछ ले, और क्या पूछ सकता है, यही पूछ सकता है सब। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है आपका सॉल्व, ये इस तरीके से सोल्व करोगे। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है ना, एक क्वेश्चन ऐसा और लिखो, इनकम ऑफ ए पर्सन, इनकम ऑफ ए पर्सन इज 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज पर मंथ, पर मंथ। He expend 10% on education. He expend 10% on education and 20% on food items and 20% on food items and 30% on rent and 10% on entertainment and 10% on entertainment. Find saving of that person. Find saving of that person. तो उस व्यक्ति की सेविंग ज्ञात करें। तो देखो एक बात, मैंने कहा इनकम है बेटा कितनी है, 5,000 है, 5,000 रुपये। अब वो करता है क्या क्या, खर्चा क्या करता है, एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे खर्चा करता है कितना बेटा, अच्छा। उसके बाद रिमेनिंग नहीं वर्ड बोला है मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करने वाला वर्ड है। अगर रिमेनिंग नहीं बोला है तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से सोल्व होगा बेटा, फिर तो डायरेक्ट चीज़ कह रहा है वो। 10% एजुकेशन पे, फिर फूड आइटम्स, फूड पे 20%, रेंट पे 30% और इंटरटेनमेंट पे कितना बेटा, 10%। ये टोटल उसका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। तो कुल खर्चा कितने परसेंट करता है वो, 10, 20, 30 और 30, 60 और 10 कितना,
70% क्या कर देता है, टोटल एक्सपेंड कर देता है, टोटल एक्सपेंड। तो उसकी सेविंग जो है बेटा वो कितनी है, 30% है। सेविंग कितनी है, 30%। 30% उसकी क्या है, सेविंग। हमें ये निकालना है कि इस नंबर का 30% क्या होगा, सेविंग निकालनी है। तो इसकी 30% कितना होगा, 10%, 500, तो 30% कितना बेटा, 1500। तो सेविंग कितनी होगी बेटा, 1500 रुपीज़, 1500 रुपये। 10% 500, देन 30% इज 500 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपीज़। ठीक है आंसर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है ज़रूर कि रिमेनिंग वर्ड का उसने यूज किया है कि नहीं किया है। रिमेनिंग यूज किया है तो कॉन्सेप्ट अलग बन जाता है बेटा, और रिमेनिंग नहीं यूज किया है तो डायरेक्ट उसी इनकम से खर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, रिमेनिंग का इतने परसेंट, रिमेनिंग का इतने परसेंट, रिमेनिंग का इतने परसेंट। वो क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ये कैसा भी क्वेश्चन नहीं है, ये 3rd क्लास में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो चीज़ है मैंने बता दी है। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, 1-2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, घर जाके उम्मीद है मुझे कि आप भी ट्राई करोगे। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बेटा, आप सबको मैथ मिला हुआ है, जितने कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ लगभग परसेंटेज कंप्लीट के नज़दीक हम लग रहे हैं। तो आपको लगे रहना है, घर पे मेहनत करनी है। कॉन्सेप्ट में आप क्वेश्चन खुद से क्रिएट करो, बाहर से मिल रहे हैं बाहर से उठाओ, और लगभग क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। अगर नहीं आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, कोई डाउट है परसेंटेज से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, तो मेरे पास आप कमेंट करके बताओ या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेज करके बताओ। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व ज़रूर कराऊँ। ओके बेटा, थैंक यू।